नमस्कार साथियों, जय हिंद जय भारत। स्वागत है आप सभी का ऑल एग्जाम प्लेस पे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज की क्लास को। आज की क्लास में हम एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम में जो मैंने आपको थ्योरी कराई है उसी टॉपिक पर आज हम कुछ एमसीक्यू करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। गुड इवनिंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका क्लास में। गुड इवनिंग, नमस्कार साथियों, जय हिंद जय भारत। स्वागत है आप सभी का ऑल एग्जाम प्लेस पे। चलिए गुड इवनिंग। अब देखिए अपन क्या करेंगे, एक थ्योरी का टॉपिक पढ़ेंगे, उसके बाद उससे रिलेटेड जो एमसीक्यू होंगे वो हम करेंगे। इससे क्या होगा कि आपने थ्योरी पढ़ी है, उसमें कुछ चीजें क्या होता है, कई बार हम थ्योरी में जो सिलेबस में दी है वो नहीं होती है, वो आपको कहां पे मिल जाएगी, एमसीक्यू में मिल जाएगी। तो इससे क्या होगा, कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं आउट ऑफ बॉक्स क्वेश्चन जिसको हम कह सकते हैं, जो सिलेबस में नहीं है लेकिन आपके प्रीवियस एग्जाम्स में यूजीसी नेट में या सेट में पूछे गए हैं। तो हम इस तरह से पढ़ेंगे कि कहीं थ्योरी में कुछ चीजें मिसिंग हुई या फिर आउट ऑफ बॉक्स हुई, वो हमारी कहां कवर हो जाएंगे, एमसीक्यू में कवर हो जाएंगे। तो हम इस तरह से क्या है, प्रॉपर तरीके से इसको हम क्या करेंगे, फॉलो करेंगे कि थ्योरी पढ़ेंगे देन उसके एमसीक्यू लगाएंगे। तो आप लोग का तुरंत के तुरंत में क्या हो जाएगा, प्रैक्टिस होता जाएगा। और जितने दिन, एक दिन थ्योरी चली या जितना भी टॉपिक है उस हिसाब से अपन चलाएंगे, ठीक है। चलिए गुड इवनिंग, बहुत बहुत स्वागत है। बिल्कुल 5 बजे का क्लास का टाइम है। अभी थोड़ा सा टाइमिंग 5 बजे ही रहेगा शाम के, और अभी जब तक असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम नहीं होता तब तक तो 5 बजे ही रहेगा। उसके बाद फिर और भी टाइम आगे बढ़ा दिया जाएगा, है ना। मतलब 2 घंटे, 2.5 घंटे, फिर 3 घंटे की भी क्लास होगी, और यूट्यूब पे भी एमसीक्यू सीरीज जो रहेगी वो भी चालू होगी, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम यहां पर जो क्वेश्चन करेंगे वो क्वेश्चन है एंशिएंट एजुकेशन से आधारित। जी हाँ, एंशिएंट एजुकेशन इन इंडिया, ठीक है, इन इंडिया। भारत में जो प्राचीन एजुकेशन सिस्टम है उससे संबंधित एमसीक्यू की ये पहली क्लास होने वाली है। जी हाँ, फर्स्ट क्लास है ये हमारी एमसीक्यू की। चलिए पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है, मैं साइड भी हो जाऊंगा। आप देखिए जहां पर बोला जा रहा है कि कोई दीपक जब स्वयं नहीं जल रहा है किसी अन्य दीपक को कैसे जला सकता है। ये कथन जो है किसके द्वारा जो है आपका दिया गया था और उसके लेखक कौन थे, है ना। ये कथन है शिक्षा सीखना से रिलेटेड, है ना, शिक्षा लर्निंग से रिलेटेड। इस जो कथन को कहा है, किसके द्वारा कहा है, ये आपको क्वेश्चन 2022 में यूजीसी नेट में देखने को मिला था। लेटेस्ट एकदम क्वेश्चन है ये, है ना। तो यहां पर कथन में दे दिया किसी ने और उसका नाम पूछा है, रविन्द्रनाथ टैगोर है, सर्वपल्ली राधाकृष्णन है, ज्योतिबा फुले है और सावित्री बाई फुले है। तो आप सभी को पता होगा, अगर आपने ये नहीं पढ़ा तो आपको पता होना चाहिए, है ना, कि ये जो कथन है ये कथन कहा था रविन्द्रनाथ टैगोर ने। जी हाँ, रविन्द्रनाथ टैगोर ने ये बुक लिखी थी, उसमें ये कथन आपका क्या है, मेंशन किया गया था। तो इस पुस्तक के जो लेखक हैं, जी हाँ, ये पुस्तक जो है इसके लेखक हैं, है ना। शीर्षक जो है पुस्तक का शिक्षा सीखना से रिलेटेड, लर्निंग, आपका शिक्षा या फिर लर्निंग से रिलेटेड जो बुक है उसके लेखक है रविन्द्रनाथ टैगोर। उन्होंने ये कथन जो है दिया था। तो इसको आप बहुत अच्छे से क्या करें, ध्यान रखें। इस पे कई बार क्वेश्चन 1-2 बार हो सकता है रिपीट कर दे, है ना। तो इसको आपको पता होना चाहिए। तो कई बार आपको इस तरह की महान लोगों ने कुछ कथन कहे हैं, उन कथनों पर भी देखो आपने क्वेश्चन यहाँ पर बनाया है। यूजीसी 2022 में क्वेश्चन आया था, यूजीसी 2022 का ये लेटेस्ट क्वेश्चन है। चलिए अगला है क्वेश्चन कि कथन दे रखे हैं, 2 स्टेटमेंट आपको बताने कौन से सही हैं कौन से गलत है। पहला है कि इन एंशिएंट इंडिया इंडिजीनियस एजुकेशन वाज इम्पार्टेड एट होम, इन टेंपल, इन द गुरुकुल। प्राचीन भारत में देशज शिक्षा घर पर, मंदिरों और गुरुकुल में प्रदान की जाती थी। दूसरा कथन है कि भारत में विद्यार्थी उच्च ज्ञान की प्राप्ति के लिए बिहारों में जाते थे। बिहार आप सभी को पता है ना, जब आप बुद्धिस्ट एजुकेशन सिस्टम पढ़ते हैं तो आप बिहार पढ़ते हैं। तो यहां पर आपको बताना है ये कथन जो है आपका दोनों में कौन सा सही है और कौन सा गलत है। तो जैसे कि आपको पता होगा पहला वाला बिल्कुल सही है, घर पे भी लेके शिक्षा लेते थे, मंदिरों में भी लेते थे, गुरुकुल में भी लेते थे। इसी प्रकार आपका
दूसरा कथन भी बिल्कुल सही है कि ज्यादातर आप देखेंगे वो बिहारी थे, जैसे नालंदा हो गया, तक्षशिला हो गया, ये सब क्या थे एक्चुअल में, एक तरह से बिहारी तो थे। और भी मैंने आपको एंशियंट यूनिवर्सिटी पढ़ाई है, तो ज्यादातर जो यूनिवर्सिटी थी ओल्डेस्ट वाली, वो सब बिहारी तो थी, जहां पर बुद्धिस्ट कल्चर को लेके और इंडियन कल्चर को लेके चीजें पढ़ाई जाती थी और भी सब्जेक्ट पढ़ाए जाते थे। तो यहां पर दोनों ही कथन क्या है, बिल्कुल सही है ना। कथन एक, कथन दो, दोनों ही यहां पर करेक्ट हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है ज्वांग झांग और आई क्विंग जो थे ये किस विश्वविद्यालय में आए थे। ज्वांग हांग और आई क्विंग करके जो है ये किस विश्वविद्यालय में इन्होंने विजिट किया था। ये क्वेश्चन कम से कम 4 बार आ चुका है यूजीसी में। सेम क्वेश्चन आप देखेंगे यूजीसी नेट में 4 बार आ चुका है, अलग अलग ईयर पे, अलग अलग शिफ्ट में 4 बार ये क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में, है ना। तो ये याद रखिएगा, ये जो आए थे आप सभी को पता होगा, ज्वान झांग एक जो है चीनी बौद्ध भिक्षु था, है ना, और ये हर्षवर्धन के काल में आया था, 15 वर्षों के आसपास रहा। इसके अलावा उसने अपनी पुस्तक सी यू की में अपनी यात्रा का पूरा विवरण किया है। और ये जो था ये नालंदा विश्वविद्यालय, जी हाँ नालंदा विश्वविद्यालय आप सभी को पता है कहां पर है, बिहार में है ना। याद रखिएगा क्वेश्चन आ सकता है नालंदा विश्वविद्यालय कहां पर है ना, तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। इस पे भी क्वेश्चन आपको क्या एग्जाम में देखने को मिल सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस की 7 मार्च 1835 को भारत के गवर्नर जनरल बेंटिक द्वारा जारी किए गए आवश्यक आदेश के माध्यम से आधिकारिक रूप में भारत में अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली लागू करने का पूर्ण श्रेय जाता है। वो अमंग द फॉलोइंग फुल क्रेडिट फॉर ऑफिशियली इंट्रोड्यूसिंग इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम। जी हां, इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम भारत में इंट्रोड्यूस करने का श्रेय किसे देते हैं, जनरल बेनेटिक। ये आपको बताना है, ऑप्शन में जकारी मैकालो है, थॉमस बेबीगटन मैकालो है ना। इसके अलावा आपका अलेक्जेंडर डफ है और चार्ल्स ट्रेवलियान है। तो मेरे हिसाब से ये मैंने आपको बताया है ना, ये मैंने आपको अच्छे से पढ़ाया है। आपने एंशिएंट एजुकेशन में अलग अलग जो रिपोर्ट थी मैंने आपको उसमें पढ़ाया था, जिसमें ये चीजें मैंने आपको बाकायदा करवाई थी, है ना। चलिए जल्दी से आंसर कर दें। बिल्कुल इसका सही आंसर याद रखिएगा, थॉमस बेबीगटन मैकॉले। ठीक है, मैकॉले आपने पढ़ा, मार्ले मैकॉले, ये सब आपने पढ़ा है ना। मैंने लास्ट उसमें आपको पढ़ाया था एजुकेशन सिस्टम में बाकायदा, उसमें आपने ये चीजें पूरी डिटेल में पढ़ी है। हायर एजुकेशन में अगर आप थर्ड वाला लेक्चर देखेंगे है ना, तो थर्ड वाले लेक्चर में आपको क्या है कुछ चीजें जो है आपको मिलेंगी, है ना, ये आपको ध्यान रखना है ना। मैकॉले मिनट करके जिसे आपको मैंने पढ़ाया था, याद रखिएगा मैकॉले मिनट मैंने आपको पढ़ाया था, है ना। उन्हें ही क्या माना जाता है, एक्चुअल में इंग्लिश एजुकेशन शुरुआत करना वाला माना जाता है। तो मैकॉले मिनट जो थे एक्चुअली में उनका नाम क्या था, थॉमस बेबीगटन मैकॉले। ये याद रखना है आपको, क्वेश्चन आपको आया हुआ है। और ये क्वेश्चन आप देखेंगे तो एग्जाम में आपको 2022 में लेटेस्ट में पूछा था उसने, है ना। तो नाम याद रखिएगा, मैंने आपको मैकॉले मिनट के बारे में पढ़ाया है ना, वही आपका है थॉमस बेबीगटन मैकॉले। चलिए अगला है प्राचीन साहित्यिक रचना जैसे कि बाण भट्ट की कंदाबरी में कितने लाओं के ज्ञान को अच्छी शिक्षा के रूप में बताया है। अब ये ऐसा क्वेश्चन है, ये भी आपको लेटेस्ट में पूछा गया था। अब यहां पर कला की बात हो रही है कि भाई जो कलाएं हैं, है ना, कला होगा यहाँ पे, कलाओं को, कितनी कलाओं को, ज्ञान को अच्छी शिक्षा के रूप में बताया है किसने, बाण भट्ट की कंदाबरी में। जी हाँ, बाण भट्ट की कंदाबरी में हाउ मेनी आर्ट्स हैव बीन डिस्क्राइब एज गुड एजुकेशन, ये आपको बताना है ना। तो बाण भट्ट आप सभी को पता है, बाण भट्ट की कंदाबरी में एक अच्छी शिक्षा में टोटल कितनी कलाएं शामिल की उसने, 64 कला। जी हाँ, याद रखिएगा 64 कलाओं को उसने शामिल किया है, 64 कलाओं को उसने यहां पर क्या है शामिल किया है। इन 64 कलाओं में आप देखेंगे तो कला हो गया, व्यावसायिक पाठ्यक्रम हो गया, इंजीनियरिंग हो गया,
चिकित्सा हो गया, मैथ्स हो गया, साइंस हो गया, फिलोसॉफी हो गया, सोशियोलॉजी हो गया, और भी मतलब बहुत सारे सब्जेक्ट है। टोटल 64 यहां पर आपको याद रखना है जो आपको पूछा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोफाउंड द आइडिया दैट नॉलेज विदाउट कैरेक्टर इज सिन। जी हां, ये जो विचार है कि भाई चरित्र के बिना ज्ञान क्या है, पाप है। चरित्र के बिना ज्ञान कैसा है, पाप है। ये कथन किसके द्वारा कहा गया, ये आपको बताना है ना। ऑप्शन में आपके दे रखा है प्लूटो, जवाहरलाल नेहरू, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, महात्मा गांधी। तो यहां पर आपको पता होगा, आपने देखा भी होगा कि भाई ये कथन जो है महात्मा गांधी के द्वारा कहा गया है। महात्मा गांधी के अनुसार काम के बिना धन, अंतरात्मा के बिना सुख, मानवता के बिना विज्ञान, चरित्र के बिना ज्ञान, सिद्धांत के बिना राजनीति, नैतिकता के बिना व्यापार और त्याग के बिना पूजा, ये सब घनघोर पाप की श्रेणी में आता है। तो ये महात्मा गांधी ने कुछ कथन कहे थे, उसमें से एक कथन है जिसमें मैंने अभी आपको पढ़ के सुनाया, बोल के सुनाया कि भाई काम के बिना धन, बिना काम किए पैसे आएंगे नहीं, वो भी पाप है। इसी प्रकार अंतरात्मा के बिना सुख, अगर आपका अंतरात्मा जवाब नहीं दे रही तो सुख की प्राप्ति नहीं कर सकते, वो पाप है। मानवता के बिना विज्ञान, जब तक आप ह्यूमन बीइंग के लिए साइंस का आविष्कार नहीं करते तब तक वो भी पाप है। इसके अलावा आप देखेंगे चरित्र के बिना ज्ञान, बिना कैरेक्टर के आप में क्या होगा, ज्ञान होगा, वो भी एक तरह का पापी है। ये महात्मा गांधी का कहना है। चलो अगला है, भारत के निम्नलिखित में से किस विद्यालय में पहली बार लड़कियों के लिए सभी परीक्षाएं जो हैं प्रारंभ की गई। पहली बार लड़कियों के लिए परीक्षाएं जो हैं प्रारंभ की गई, ये आपको बताना है। अब देखो, लेकिन इसमें आप देखेंगे तो आयोग ने इसका जो आंसर माना है वो माना है बॉम्बे यूनिवर्सिटी। आयोग जो था यूजीसी नेट का, उसने जो ऑफिशियल आंसर की जारी की उसमें बंबई यूनिवर्सिटी माना है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो कलकत्ता विश्वविद्यालय ने 1877 में, जी हां, कलकत्ता विश्वविद्यालय ने 1877 में पहली बार क्या किया था, लड़कियों के लिए एंट्रेंस टेस्ट जो है यहां पर आपका चालू कर दिया गया था, सभी परीक्षाएं चालू कर दी गई थी। बाद में आप देखेंगे 1883 में मुंबई यूनिवर्सिटी, जिसे हम बॉम्बे यूनिवर्सिटी के नाम से जानते हैं, है ना, ये चीज आपकी कही गई। इसके अलावा आपको पता होगा चंद्रमुखी बसु, जी हां, चंद्रमुखी बसु ये पहली स्नातक महिला थी। इसके साथ में थी कंदाबनी दाम्बनी वसु, ये दोनों पहली महिला स्नातक थी, है ना। ये याद रखिएगा, भारत की प्रथम महिला स्नातक, प्रथम ग्रेजुएट, प्रथम महिला स्नातक थी। ये आपको याद रखना है, ठीक है। प्रथम महिला स्नातक चंद्रमुखी वसु और कंदामनी वसु, है ना। और जाहिर सी बात है आयोग ने इसका आंसर क्या है, बी माना है, बट आप ध्यान रखिएगा, है ना, वैसे करेक्ट होना चाहिए यहां पर ए, लेकिन आयोग के अनुसार, आयोग ने जो इसका आंसर माना है उसके अनुसार आप जो देख रहे हैं यहां पर वो बंबई यूनिवर्सिटी है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय ने, अलग हो गया, निम्नलिखित में से किस प्रथत भारतीय चिंतक ने गोलीय त्रिकोणमिति के संबंध में लिखा। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन थिंकर रोट अबाउट स्पेरिकल टिग्नोमेट्री। जी हां, स्पेरिकल टिग्नोमेट्री के बारे में किसने पहली बार लिखा था, यह आपको बताना है। चलो, स्पेरिकल टिग्नोमेट्री के बारे में किसने पहली बार लिखा था, करिए आंसर। स्पेरिकल टिग्नोमेट्री, हाँ, स्पेरिकल टिग्नोमेट्री क्या है, एक तरह से स्टडी ऑफ स्पेरिकल ट्राइंगल है, जिसमें अलग अलग चीजें जो है आपकी शामिल होती हैं। और ये पहली बार किस इंडियन ने इसे लिखा, ये आपको बताना है।
चलिए, तो इसका आंसर याद रखिएगा, डायरेक्ट भास्कराचार्य या भास्कर द्वितीय। जी हां, भास्कराचार्य या भास्कर द्वितीय ने आपका क्या है, गोलीय त्रिकोणमिति या स्फेरिकल त्रिकोणमिति के बारे में आपका लिखा था। ये आपको ध्यान रखना है ना। याद रखिएगा, भास्कर सेकंड के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। ठीक है, इन्हें भास्कर सेकंड के नाम से भी जाना जाता है। तो इनकेस कभी क्वेश्चन आ जाए भास्कर द्वितीय, तो याद रखिएगा भास्कर द्वितीय 12वीं शताब्दी के आसपास, है ना, 12th सेंचुरी के आसपास। सोचो 12th सेंचुरी के आसपास ये जो है आपका मेंशन किया था, है ना। ये आपको याद रखना है। जैसे इनका जो सूत्र था, अगर मैं आपको बताऊं दूं, तो साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी जो फॉर्मूला आप पढ़ते हैं, ये जो फॉर्मूला है ये भास्कर सेकंड के द्वारा ही दिया गया है, भास्कराचार्य के द्वारा ही दिया गया है। तो ये याद रखिएगा 12वीं शताब्दी के आसपास का ये आपका समय होगा, है ना। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं आर्यभट्ट की, तो आर्यभट्ट ने आर्यभट्ट सिद्धांत जो है दिया, है ना। इसके अलावा बाकी लोगों ने भी बहुत बड़ा योगदान दिया, लेकिन भास्कर सेकंड या भास्कराचार्य ने जो दिया वो ये फॉर्मूला दिया था, है ना, स्फेरिकल ट्रिग्नोमेट्री में 12वीं शताब्दी के आसपास। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िएगा दोस्तों। यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पर, जहां पर पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एंशिएंट इंडियन यूनिवर्सिटी गेन फेम एज सीट ऑफ लर्निंग फॉर बोथ ब्राह्मणिज्म एंड बुद्धिज्म ड्यूरिंग द टाइम ऑफ सिद्धा नागार्जुन। जी हां, इनमें से किस प्राचीन भारतीय विश्वविद्यालय में सिद्ध नागार्जुन के समय पर ब्राह्मण और बौद्ध धर्म दोनों के अधिगम पीठ के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त थी? वो कौन सा था? नालंदा था, तक्षशिला था, या आपका धर्मगंज था, या फिर आपका श्री धान्य कटक था? यह आपको बताना है। चलिए, तो ये याद रखो डायरेक्ट, ये जो विश्वविद्यालय था ये कौन सा था? श्री धान्य कटक विश्वविद्यालय। जी हां, यहां पर हैनसेंग ने भी बकायदा क्या है, शिक्षा ली थी। जी हां, हैनसेंग ने भी यहां पर क्या है, शिक्षा ली थी। इसके अलावा आप देखेंगे यहां पर जो नागार्जुन थे वो शून्यवाद के क्या थे, एक तरह से बौद्ध आचार्य थे, फेमस। और नालंदा विश्वविद्यालय की अगर बात करें तो भाई नालंदा में आपने देखा हैनसेंग ने शिक्षा भी ली थी, और वर्ल्ड फेमस तो नालंदा है, ऐसे ही तक्षशिला भी है। लेकिन श्री धान्य कटक की बात करें तो वो आपका क्या था, वो नागार्जुन से रिलेटेड था, जहां पर ब्राह्मण और बौद्ध दोनों ही आपका यहां पर शामिल है। तो ये आपको ध्यान रखना है ना, आपको विशेष रूप से। चलिए अगला देखते हैं। हाँ, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, भारत में प्राचीन काल में उदिकाश करने वाले कुछ सर्वाधिक उल्लेखीय विश्वविद्यालयों कहां पर स्थित हैं? यह आपको बताना है। वेयर वर सम ऑफ द मोस्ट नोटेबल यूनिवर्सिटी दैट इन्वॉल्व इन एंशिएंट इंडिया लोकेटेड? अब यहां पर आपको क्या है बताना है, ये कहां पर आपके देखने को मिलते हैं। हाँ, कौन कौन से, मतलब एंशिएंट वाले ही ये पूछा जा रहा है एक्चुअल में, है ना। एंशिएंट वाले कौन कौन से हैं ये आपको बताना है। इनके बारे में दोस्तों आपने सब कुछ पढ़ा है मेरे हिसाब से। तक्षशिला भी आपने देखा है एंशिएंट के रूप में, विक्रमशिला भी आपने एंशिएंट पढ़ा है, जगतदल्ला भी पढ़ा है, उदंतपुरी भी पढ़ा है, और नालंदा भी पढ़ा। तो यहाँ पर सभी जो है एक तरह से एंशिएंट वाले हैं, है ना, जो कि प्राचीन काल से चले आ रहे। तो यहां पर ए आंसर जो होगा आपका हो जाना चाहिए, क्योंकि सभी की बात यहां पर हो रही है। लोकेशन वाइज अगर आप देखेंगे तो ज्यादातर आपका जो धर्मपाल थे, है ना, पाल राजा थे, उनके द्वारा यहां पर क्या था, बनवाए गए थे, जैसे कि मैंने आपको पहले पढ़ाया था, है ना। इसके अलावा नालंदा में आप देखेंगे तो लगभग 10,000 बच्चे उस टाइम पर पढ़ते थे, ये भी मैंने आपको पढ़ाया था।
इसके अलावा आप देखेंगे यहां पर जैसे तक्षशिला की बात करें तो तक्षशिला कहां पर आपका सबसे पुराना विश्वविद्यालय तक्षशिला जो है ना, वो आपका पाकिस्तान में स्थित है ना, रावलपिंडी के पास में वर्तमान में। इसके अलावा आप देखेंगे यहां पर आपका जगतदल्ला जो है ये आपका बांग्लादेश में स्थित है ना। तो ये लोकेशन वाइज भी आपको ध्यान रखना है। बाकी सभी जो है पूरे के पूरे एंशियंट इंडिया में ही थे। वर्तमान में अगर आप देखेंगे तक्षशिला पाकिस्तान में हो गया, जगतदल्ला आपका कहां पे हो गया, बांग्लादेश में हो गया, कुछ बिहार, ज्यादातर बाकी बिहार में है। चलिए अगला क्वेश्चन है, किसने कहा था कि शिक्षा मनुष्य में पहले से विद्यमान संपूर्णता का प्रकटीकरण है? Who said education is manifestation of perfection already present in man? ये आपको बताना है। चलो जल्दी से आंसर करो भाई ये। चलिए तो ये कथन आप देखेंगे, शिक्षा मनुष्य में पहले से ही विद्यमान संपूर्णता का प्रकटीकरण है। ये स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा दिया गया कथन है। आप सभी को पता होगा 1893 में शिकागो में उन्होंने बहुत बड़ा विश्व धर्म संसद हुआ था, वहां पर क्या है भाषण दिया था, जो कि काफी फेमस भाषण है। लोग आज भी उस भाषण को क्या है याद करते हैं। इसके अलावा आपको पता होगा रामकृष्ण मिशन की शुरुआत जो है की थी स्वामी विवेकानंद ने 1897 में, ये भी याद रखिएगा। इसके अलावा स्वामी विवेकानंद का नाम आपको पता होना चाहिए कि उनका जो वास्तविक नाम है वो था नरेंद्र नाथ दत्त। ये आपको याद रहना चाहिए। कई बार हो सकता है ऐसे घुमा फिरा के भी क्वेश्चन दे देता है एग्जाम में। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक यहां पर बड़ा सा प्रश्न है जिसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व के अंतर्गत विश्वविद्यालय सुधारों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण परिणाम भारत सरकार की भावी शिक्षा नीति की प्रथम तत्कालीन घोषणा था, जिसका उद्देश्य विश्वविद्यालय सुधारों की प्रक्रिया में शिक्षित भारतीयों में उत्पन्न हुए तनाव को घटाना था। अब ये जो आपका कहा गया है, किसने मुख्य काम करवाया था? आपका बाल्सवुड ने, इंटर ने, कर्जन ने या डलहौजी ने? यह आपको बताना है ये किसके द्वारा करवाया गया था एक्चुअल में। हाँ चलिए आपको मैंने अलग अलग पढ़ाया है चीजें हायर एजुकेशन में, जिसमें मैंने एंशिएंट के बारे में पढ़ाया था और जब ब्रिटिशर्स आए उनकी पॉलिसीज भी पढ़ाई, उसी में आपको मैंने ये चीज बताई थी, उसी में आपने ये चीज पढ़ी थी। बिल्कुल याद करो 1902 की बात करो, जहां पर यूनिवर्सिटी कमीशन आता है। आपको मैंने क्या पढ़ाया था दोस्तों? यूनिवर्सिटी कमीशन पढ़ाया था, यूनिवर्सिटी कमीशन, जी हां 1902 को ये पढ़ाया था। 1902 को यूनिवर्सिटी कमीशन किसकी नियुक्ति की गई थी? लॉर्ड कर्जन की। ये पढ़ाया है आपको, ध्यान से देखिएगा। लॉर्ड कर्जन की नियुक्ति की गई थी, जिसमें आपको बताया था कि सर थॉमस रेले की अध्यक्षता में, सर थॉमस रेले की अध्यक्षता में इनका मुख्य काम क्या था? जो वर्तमान में यूनिवर्सिटी है उसको और कैसे अच्छे से सुधार किया जा सके, ये आपको पता होगा। तो भैया लॉर्ड कर्जन के उसमें यूनिवर्सिटी कमीशन बनाया गया, सर थॉमस रेले अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए। रेले आयोग बिल्कुल आपने पढ़ा है ना? बिल्कुल। तो यूनिवर्सिटी कमीशन याद रखिएगा, क्वेश्चन आ सकता है और मैंने ये आपको पढ़ाया है लेक्चर में भी, उसमें भी आप देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1857 में भारत पारित समावेश अधिनियम किस विश्वविद्यालय के प्रतिरूप पर आधारित कलकत्ता, बंबई, मद्रास के विश्वविद्यालयों की स्थापना का आपका प्रावधान किया? इनकॉर्पोरेशन एक्ट पास हुआ 1857 में, जो यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास को मॉडल ऑफ
विच यूनिवर्सिटी, तो किस मॉडल के आधार पर ये 3 यूनिवर्सिटी जो है आपकी बनाई गई थी, ये आपको बताना है। चलो, किस वाले उस पर, एटीन 57 का ये रहा है एक्ट। हाँ, चलिए, तो ये याद रखिएगा, लंदन यूनिवर्सिटी के तर्ज पर, जी हाँ, लंदन यूनिवर्सिटी के तर्ज पर जो है आपका क्या है, इसे बनाया गया था लंदन यूनिवर्सिटी के तर्ज पर, ये याद रखिएगा। 1857 में ये जो समावेश था, ये लंदन यूनिवर्सिटी के तर्ज पर कलकत्ता, बंबई और मद्रास यूनिवर्सिटी की स्थापना का कहा गया। आप सभी ने पढ़ा होगा चार्ल्स वुड डिस्पैच के बारे में, मैंने आपको पढ़ाया है, चार्ल्स वुड डिस्पैच के बारे में पढ़ाया है ना, ये आपने पढ़ा होगा, जिन्हें मैग्ना कार्टा ऑफ कहा जाता है ना, मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन कहा जाता है। 1854 में ये आया था। इन्होंने एक रिपोर्ट सजेस्ट की और क्या कहा, यूनिवर्सिटी बनानी चाहिए इंडिया में, है ना, मद्रास जिसमें शामिल था, बॉम्बे शामिल था और कलकत्ता शामिल था। और इन्हें स्टैब्लिश कब किया गया, इन यूनिवर्सिटी को 1857 में क्या है, इन्हें स्टैब्लिश किया गया और बाकायदा ग्रांट भी दी गई। मैंने आपको बताया था मेल फीमेल को आपका क्या है, ट्रेनिंग भी दी गई बाकायदा यहां पर। तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे महिला शिक्षा पर और स्किल यानी आपका वोकेशनल ट्रेनिंग पर जो जोर दिया, वो चार्ल्स वुड डिस्पैच से, है ना, जिसे वुड डिस्पैच के नाम से भी जाना जाता है या मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन भी कहते हैं, है ना। तो मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन के नाम से अगर क्वेश्चन आ जाए, है ना, तो याद रखिएगा। और इन्हीं की सिफारिश पर जो है आपका क्या हुआ, ये शामिल हुआ और ये जो था लंदन यूनिवर्सिटी के तर्ज पर ही ये यूनिवर्सिटी जो है बनाई गई। तो ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने पहली बार यह माना था कि सरकार द्वारा महिला शिक्षा को स्पष्ट और हार्दिक समर्थन देना चाहिए और वह इसके विस्तार के लिए प्रभावी उपाय किए, है ना। Who among the following first suggests the government should give unequivocal and hearty support to women education, take effective measure in expansion। तो अभी मैंने मेरे हिसाब से आपको पिछले क्वेश्चन में ही इसका आंसर दे दिया है ना, पिछले क्वेश्चन में ही दोस्तों इसका आंसर मैंने आपको दे दिया है ना, कि जो चार्ल्स वुड डिस्पैच जो मैंने आपको बताया, चार्ल्स वुड जो थे, इनका ही मेन था कि भैया महिलाओं को भी क्या है, बाकायदा क्या देना चाहिए, बाकायदा शिक्षा देना चाहिए, है ना। तो ये आपको पता है ना, चार्ल्स वुड जो थे बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अध्यक्ष थे, है ना। इसके अलावा उस टाइम पे गवर्नर जनरल कौन थे, तो याद रखिएगा उस टाइम पर गवर्नर कौन थे, लॉर्ड डलहौजी। जी हाँ, लॉर्ड डलहौजी उस टाइम पर क्या थे, गवर्नर थे। डलहौजी जो थे उस टाइम पर गवर्नर थे, ये भी याद रखिएगा। कई बार ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि महिलाओं पर शिक्षा पर जोर किसने दिया, तो भैया ये तो दिया था वुड डिस्पैच में, उसने सिफारिश की थी बाकायदा 1854 में जो कमेटी बनी थी, है ना, चार्ल्स वुड के उसमें। लेकिन गवर्नर कौन थे, तो लॉर्ड डलहौजी उस टाइम पर क्या रहे, गवर्नर रहे। और इन्होंने मेन क्या रखा था कि भाई जो शिक्षा है सभी तक पहुंचनी चाहिए, साथ में जो उच्च शिक्षा है उसमें कहा गया था इंग्लिश मीडियम होना चाहिए और जो प्राइमरी शिक्षा है, स्कूली स्तर की शिक्षा है, वो देसी लैंग्वेज में होनी चाहिए, है ना। इसके अलावा उन्होंने क्या है, लोक शिक्षा विभाग जो है हर प्रांत में बनाने को कहा था। इसके अलावा आप देखेंगे महिलाओं को लेकर भी बहुत उन्होंने जोर दिया था। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शैक्षिक संस्थान को पहली बार महिलाओं के लिए कॉलेज की कक्षाएं प्रारंभ की, यह आपको बताना है। पहली बार महिलाओं के लिए कॉलेज जो है चालू हुआ, यह आपको बताना है। हाँ, ऑप्शन में केंद्रीय हिंदू स्कूल है, बसंता कॉलेज है, मिरिंडा हाउस है,
वैथ्यून स्कूल फॉर गर्ल्स। चलो बताओ इसमें से कौन सा वाला जो है आपका आंसर है जो आपका शुरू हुआ। चलिए ऐसा अगर आप देखेंगे तो इसकी हिस्ट्री की अगर बात करें, बिल्कुल, तो ये था आपका वैथ्यून कॉलेज। जी हाँ, वैथ्यून कॉलेज फॉर गर्ल्स पहले ये स्कूल था, बाद में इसे कॉलेज भी बना दिया गया। अगर इसके बारे में अगर आप पढ़ेंगे, है ना, तो ये 1849 में 1849 में आप देखेंगे इसको फाउंड किया था, है ना। 1849 में इसे फाउंड किया था। कहां पर है, तो कलकत्ता में है, कोलकाता में है। ये 1849 में से फाउंड किया था। नाम याद रखिएगा, जॉन एलाइट, जॉन एलाइट, है ना, जॉन एलाइट ड्रिंक वाटर वैथ्यून करके नाम था इनका, ड्रिंक वाटर वैथ्यून करके इनका नाम था। उन्हीं के नाम पर ये आज भी जो है चला आ रहा है। और फाइनेंशियल सपोर्ट उस टाइम पर दक्षिण रंजन मुखर्जी ने यहां पर किया था। और इसमें पहले क्या था, शुरुआत में 20-22 लड़कियां एनरोल की गई, फिर धीरे धीरे इसे बढ़ा दिया गया। बाद में आप देखेंगे तो 1879 में 1879 में इसे कॉलेज भी बना दिया गया। 1879 में इसे कॉलेज भी बना दिया गया, है ना, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा देखो फर्स्ट कॉलेज इंडिया में अगर आप देखेंगे, है ना, तो वैथ्यून कॉलेज ही है पहला कॉलेज, आप याद रखिएगा, है ना। फर्स्ट कॉलेज, है ना, और वुमन का, है ना, फर्स्ट वुमन कॉलेज लिख दो, फर्स्ट वुमन कॉलेज। फर्स्ट वुमन कॉलेज अगर देखें तो वो आपका वैथ्यून कॉलेज ही है। क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए पॉइंट को बहुत अच्छे से दिमाग में घुसा लीजिए, है ना। इसके अलावा आप देखेंगे वैथ्यून कॉलेज जो है ना, ये आपका था। इसके अलावा आप देखेंगे फर्स्ट जो है ना, ये आपको याद रखिए पूरे एशिया में अगर आप देखेंगे, है ना, इंडिया बस में नहीं, पूरे एशिया में आप देखेंगे तो एशिया का ये पूरा का पूरा क्या रहा, वो रहा। इसको बहुत अच्छे से आपको ध्यान रखना है ना। और एशिया में, पूरे एशिया का पहला महिला कॉलेज के रूप में ये आपका क्या है हुआ, शुरू हुआ। इसको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, हो सकता है क्वेश्चन आ जाए, है ना। पूरे एशिया का पहला, पूरे एशिया का फर्स्ट वुमेन कॉलेज, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन पुराकालिक उच्चतर शिक्षा केंद्रों की स्थापना मंदिरों के साथ संबंध में हुई और कालक्रम में स्थापित किए गए संस्थानों को सामुदायिक जीवन के केंद्र बन गए। विच ऑफ द फॉलोइंग एंशिएंट सेंटर ऑफ हायर एजुकेशन एस्टैब्लिश इन एसोसिएशन विद टेंपल इन कोर्स ऑफ टाइम बिकम सेंटर ऑफ कम्युनिटी लाइफ इन द प्लेस वेयर दे आर स्टैब्लिश। अब ये आपको कालक्रम के अनुसार जमाना है ना, कालक्रम के अनुसार इसको जमाना है, कालक्रम के अनुसार इसको जमाना है। इस पे क्वेश्चन आपका आ सकता है। चलिए ऑप्शन में यहां पर आपका क्या क्या दे रखा है, ऑप्शन में आपका यहां पर बनारस है, नवदीप है, उदंतपुरी है, कांची है और जगदल्ला है। यहां पर आपको देखना है। तो सबसे पुराने की अगर बात करें, हाँ, सबसे पुराने की बात करें तो उच्च शिक्षा में मंदिरों के साथ में आपका संबंध हुआ, ये बोला जा रहा है क्वेश्चन में, है ना, कि मंदिर भी थे और वो भी चीजें चल रही थी। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो बनारस देखता है, एक तो भाई मंदिर भी थे और वहां पर शिक्षा भी चलती थी। तो बनारस की बात करें, काशी की बात करें तो हिंदू धर्म की शिक्षा का प्रमुख केंद्र आप देखेंगे काशी, है ना, जिसे हम काशी कहते थे उस टाइम पर। काशी जो है हिंदू धर्म की केंद्र का मुख्य बिंदु था, जहां पर हिंदू धर्म से जुड़े चीजें यहां पर क्या है सिखाई जाती थी। वेद, वेदांग, इतिहास, पुराण, ज्योतिष शास्त्र सबका यहां पर केंद्र था। इसी प्रकार आपका आता है कांची। कांची भी जो था ये भी हिंदू आपका क्या था, केंद्र था। यहां पर आप देखेंगे पल्लव वंश का शासन था, पल्लव वंश का यहां पर क्या था,
शासन था, पल्लव डायनेस्टी का यहाँ पर शासन था। इसके अलावा पल्लव डायनेस्टी में यहाँ पर आप देखेंगे पल्लवों की राजधानी थी कांची, कांची में आचार्य महाकवि, है ना, इसके अलावा दिदनाट थे, और दक्षिण जो भारत था उसका प्रमुख केंद्रों में से एक था कांची। इसके बाद आपका आता है नवद्वीप। नवद्वीप को नदिया के नाम से भी जाना जाता था, नादिया के नाम से भी इसे जाना जाता था नवद्वीप को, है ना। और नवद्वीप आप देखेंगे तो गौड़ का प्रमुख विद्या केंद्र था, है ना, ये याद रखिएगा। तो यहां पर बनारस, कांची और नवद्वीप ये तीन होने चाहिए। बी ऑप्शन यहां पर क्या है, सही आंसर होना चाहिए, क्योंकि जगदल्ला और ओदनपुरी ये देखेंगे तो ये बुद्धिस्ट उससे रिलेटेड थे, मंदिरों का यहां पर क्या था, रोल कम था। तो यहां पर बी ऑप्शन जो होगा दोस्तों करेक्ट होगा। चलो अगला है, निम्नलिखित में से किस प्राचीन विश्वविद्यालयों का निर्माण बिहारों के संबंध में हुआ? विच ऑफ द फॉलोइंग एंशिएंट यूनिवर्सिटी कनेक्शन विथ मोनेस्ट्री? मोनेस्ट्री की बात आ रही है, यानी बौद्ध धर्म की बात आ जा रही है। अब यहां पर आपको बताना है कौन जो था बौद्ध धर्म से ज्यादा रिलेशन रखता था, यह आपको बताना है। तो भाई आप देखेंगे तो यहां पर नवद्वीप छोड़ दो, नवद्वीप जो था मुख्य रूप से हिंदू धर्म से रिलेटेड था, बाकी नालंदा हो, वल्लभी हो, तक्षशिला हो, उदंतपुरी हो, ये सब आपके बौद्ध बिहार रहे, बौद्ध धर्म से रिलेटेड रहे, बौद्ध मोनेस्ट्री रहे। तो ए बी सी और ई, ए बी सी और ई यहां पर आंसर होना चाहिए। तो सी ऑप्शन यहां पर दोस्तों क्या होगा, आंसर हो जाएगा, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। ओदंतपुरी के बाद में मैंने आपको पढ़ाया था भारत के बौद्ध महाविहार था, है ना, 8वीं शताब्दी के पास में आप देखेंगे जो पाला राजा थे, है ना, गोपाल प्रथम के द्वारा ओदंतपुरी को क्या किया था, एस्टेब्लिश किया गया था। इसी प्रकार आप देखेंगे वल्लभी की बात करें तो वल्लभी भी आप देखेंगे कहां पर, गुजरात के पास में है। उस समय भी आप देखेंगे ये बौद्ध धर्म का शिक्षा का मुख्य केंद्र था। रही बात तक्षशिला की, तक्षशिला भी आप देखेंगे तो ये भी आपका बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ है ना। नालंदा भी बौद्ध धर्म से ही मुख्य रूप से जुड़ा हुआ था, है ना। हैंसेंग हो गया, और भी बुद्धिस्ट लोग जो फेमस थे वो यहां पर रहे। अगला है महादेव गोविंद रनादे। महादेव गोविंद रनाडे गोपाल गणेश आगरकर, गोपाल कृष्ण गोखले को किस विचार पर बल देने के लिए जाना जाता है ना। ऑप्शन में है पुरुषों की श्रेष्ठता बनाए रखने के लिए, महिलाओं को अप्रबुद्ध रखना, सह शिक्षा संस्थानों के माध्यम से बालकों और बालिकाओं को समान शैक्षिक अवसर प्रदान करना, सभी घरेलू कार्य केवल महिलाओं द्वारा किया जाना चाहिए, और यदि महिला विज्ञान का अध्ययन करती हैं तो धर्म पर उनका विश्वास नहीं रहेगा। अब ये बताना है किस पर जोर दिया था इन महापुरुषों ने। चलिए, तो अगर आप इनके बारे में पढ़ेंगे, गोविंद रानाडे के बारे में, गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में, तो इन्होंने सह शिक्षा पर, जी हां, जोर दिया कि भैया बालक बालिकाओं को समान शिक्षा का क्या होना चाहिए, अवसर मिलना चाहिए, यानी सेम आपका क्या है, एजुकेशन, इक्वल एजुकेशन जो है, अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए मेल और फीमेल दोनों को। तो ये जो थे इनके कथन थे, है ना, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, चाणक्य ने अर्थशास्त्र की रचना कहां पर की थी? तो दोस्तों आप लोगों ने यह भी पढ़ा था कि चाणक्य जो थे वो प्राचीन यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, वहां के स्टूडेंट थे। आपको पता होगा, ये मैंने आपको पूरा डिटेल में पढ़ाया है ना। और चाणक्य कहां के छात्र थे? तो तक्षशिला के वो छात्र थे। तक्षशिला में रहकर उन्होंने पूरा ये चीज की और अर्थशास्त्र की क्या की थी, रचना की थी। तो ये मैंने आपको एंशिएंट यूनिवर्सिटी जब आपने पढ़ी है तो तक्षशिला में आपने एंशिएंट यूनिवर्सिटी पढ़ी, जहां पर आपने जो व्याकरणविद पढ़नी थे वो भी वहां के छात्र रहे, कौटिल्य यानी आपके चाणक्य वो भी वहां के छात्र रहे, मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त भी वहां के छात्र रहे, वैद्य चरक जो रहे वो भी वहां के छात्र रहे, और ये सब थे तक्षशिला से पढ़े हुए। तो याद रखिएगा, तक्षशिला वर्तमान में आप देखेंगे तो वर्तमान में आपका कहां पर है भैया, आपकी पाकिस्तान रावलपिंडी में ये पड़ती है। पहली यूनिवर्सिटी रही, फर्स्ट यूनिवर्सिटी है पूरे वर्ल्ड की, फर्स्ट यूनिवर्सिटी है पूरे वर्ल्ड की। जी हाँ, पहली यूनिवर्सिटी है पूरे वर्ल्ड की। मिनिमम एज आपको पता होनी चाहिए, है ना। मिनिमम एज यहां पर एडमिशन की क्या थी, 16 वर्ष मिनिमम एज यहां पर थी, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा
68 से ज्यादा सब्जेक्ट यहां पर पढ़ाए जाते थे उस टाइम पर, है ना। और लगभग आप देखेंगे तो 10,000 से ज्यादा छात्र यहां पर क्या करते थे, पढ़ते थे। चलिए अगला क्वेश्चन है, तक्षशिला निम्नलिखित में से किस प्रकार की शिक्षा प्रदान करने का एक मुख्य केंद्र था? यह आपको बताना है। तक्षशिला में मुख्य जो आपका पढ़ाई जाती थी चीजें, वो कौन कौन सी चीजें पढ़ाई जाती थी, यह आपको बताना है। ऑप्शन में आपका दे रखा है वेटरनरी मेडिसिन, ट्रेड कॉमर्स, इंटरनेशनल रिलेशन, मेडिसिन और सर्जरी। तो ये भी मैंने आपको डिटेल में बताया था कि भाई तक्षशिला में क्या आपका मुख्य रूप से पढ़ाया जाता था। तो मैंने आपको बताया था कि साइंस, खासकर उसमें भी स्पेशली क्या पढ़ाया जाता था, मेडिसिन पढ़ाया जाता था। तो तक्षशिला में स्पेशली आप साइंस देखेंगे, साइंस के अंदर आप देखेंगे तो मेडिसिन जो है आपका चिकित्सा शास्त्र और शल्य चिकित्सा जो है ये उस टाइम पर क्या है पढ़ाई जाती थी, जिसमें सबसे फेमस जो छात्र यहाँ के रहे वो रहे चरक, है ना। चरक आप सभी को पता है, चरक जो है शल्य चिकित्सा के पिता माने जाते हैं। जी हाँ, फादर ऑफ सर्जरी, फादर ऑफ सर्जरी अगर देखेंगे तो चरक माने जाते हैं, शल्य चिकित्सा के पिता के रूप में जाने जाते हैं, है ना। इसके अलावा आपको मैंने बताया पर्णनी हो गए, कौटिल्य हो गए, वो सब आपके कहां हैं, तक्षशिला से ही पढ़े हुए हैं, ये आपको ध्यान रखना है। मेडिसिन खासकर जो मैंने आपको पढ़ाया था उसमें बताया था कि खासकर यहाँ पर साइंस जो है आपका पढ़ाया जाता था। साइंस में भी स्पेशली आप देखेंगे तो मेडिसिन और सर्जरी, है ना। तो ये आपको याद रखना है। चलिए, तो ये थी आज की क्लास। होपफुली आपने एंजॉय किया और काफी क्वेश्चन करके आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। यहां पर ये जो क्वेश्चंस हैं, सेट के क्वेश्चंस हैं, नेट के क्वेश्चंस हैं, अलग अलग एग्जाम्स के क्वेश्चन का मिक्सचर मैं आपके लिए लेके आया हूं टॉपिक वाइज, ताकि आप लोग बहुत अच्छे से चीजों को कर सकें और एग्जाम में और अच्छा परफॉर्म कर सकें। ये सीरीज बिल्कुल इसी तरह चालू रहेगी, थ्योरी देन एमसीक्यू, थ्योरी देन एमसीक्यू वाली। मिलता हूं मैं आप लोगों से कल नई क्लास के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। कोई डाउट लगे तो व्हाट्सअप कर दीजिएगा, ऊपर नंबर लिखा है। व्हाट्सअप नहीं चलाते, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिएगा, कोई बात नहीं, वहां पर मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा। चलिए, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।